स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में कुछ ऐसी कड़वी बात बोलने जा रहे हैं जो शायद बहुतों को बुरा भी लगे, बहुत सारे लोग खुश भी होंगे, लेकिन एक ऐसी सच्चाई है जो सच्चाई को बयां करना जरूरी है। देखिए, इतिहास बख्तियार खिलजी को याद करता है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने के लिए। आधुनिक भारत में जब भारत डेमोक्रेटिक व्यवस्था के साथ आगे बढ़ा तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने वाले में कई मुख्यमंत्रियों का नाम आता है। महामाया प्रसाद, कर्पूरी डिवीजन, कई लोगों का नाम आता है, केदार पांडे। उन लोगों के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें चर्चा में आई। जगन्नाथ मिश्रा, ये सारे लोग ऐसे लोग हैं जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था के साथ अपने तरीके से खिलवाड़ किया। लेकिन बिहार के शिक्षा व्यवस्था के ताबूत पर आखिरी कील अगर किसी ने ठोका और इतिहास जब उस पर लिखने की बारी आएगी तो अगर ईमानदारी से इतिहास लिखा गया तो याद नीतीश कुमार को किया जाएगा। इस विकास पुरुष ने भले ही बिहार में सड़कों का जाल बिछा दिया हो, गांव गांव घर घर पानी पहुंचा दिया हो, बिजली पहुंचा दिया हो, लेकिन अपने 2005 से लेकर 2023 के शासनकाल में बच्चों को स्कूल तो इन्होंने पहुंचा दिया साइकिल, पोशाक और किताब योजना के तहत, लेकिन शिक्षा का अलग जलाने के बजाय जो बुझाने का इन्होंने जो काम किया, एक आखिरी उम्मीद भी आज हमें लगता है कि वो खत्म हो गया। थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। नीतीश जब सत्ता में आए तो पंचायत को नियुक्ति का अधिकार दिया। उस दौर में जब इन्होंने इतने बड़े स्तर पर शिक्षा बहाली की, शिक्षक बहाली की बात की, तो जो उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ी हुई जो आयोग है उसने अनुमति नहीं दी बिहार सरकार को। स्वाभाविक तौर पर इतने बड़े स्तर पर कैसे बहाली आप करोगे? तो उन्होंने पंचायत के जिम्मा दे दिया और फिर पंचायत में जो कुछ हुआ उसका दंश आज यह प्रदेश में भोग रहा है। एक टीचर, अदद टीचर भी अच्छे क्वालिटी के देने की स्थिति में आज बिहार नहीं है। बिहार के सरकारी स्कूल कॉलेज की स्थिति ये हो गई है कि आज एक किरानी और चपरासी का नौकरी देने की क्षमतावान स्टूडेंट को भी वो पैदा नहीं कर पा रहा है। एक उम्मीद जगी थी कि बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा हो रही है तो कई तरह की चीजों का बदलाव होगा। पहले परीक्षा के रिजल्ट से जो चीजें सामने आई हैं, मीडिया वाले ने जिन तरीके से सवाल किया, फिर जो सवाल का जवाब आया, दर्जनों शिक्षार्थी जो पास किए उनका आवेदन लिखने की शैली, आवेदन में अशुद्धि, बहुत सारी चीजें वायरल हुई। हमें लगा कि इससे शायद सरकार सीख लेगी। कि लालू यादव को लाख आलोचना कीजिए, लेकिन लालू यादव जो 96 में 24,000 मास्टर की बहाली की, आज भी बिहार में प्राथमिक शिक्षा का रीट वही है। जैसे जैसे वो लोग रिटायर हो रहे हैं वो चीजें खत्म हो गई है। ये जिस बहाली को लेकर इतने बेचैन है उसका राजनीतिक मकसद भले इनको पूरा मिल सकता है। तो 3 लाख शिक्षकों को बहाल कर, लगभग 3 लाख शिक्षकों को बहाल कर इनकी राजनीतिक मंशा जरूर पूरी हो जाएगी, चुनाव भी जीत जाए। लेकिन उस राजनीतिक मंशा को पूरा करने के लिए जिस चीजों को इन्होंने दांव पर लगाया उसकी भरपाई पता नहीं कितने दशक बाद हो पाएगी, कहना मुश्किल है। लगा था कि फर्स्ट फेज के बहाली के बाद कुछ चीजें बदलेंगी, उस पर एक अलग तरीके से मनन होगा कि कैसे शिक्षकों को हम बहाल किए हैं, उस पर चीजें सामने आएंगी। ओरिएंटेशन कोर्स चल रहा है, परीक्षाएं की बात आ रही है, वो सारी चीजें की गणना के बाद निर्णय लिया जाना चाहिए था कि हम किस तरीके के बच्चों को बहाल करना चाहिए जो पढ़ा सके बच्चों। लेकिन कोई अध्ययन नहीं, कुछ नहीं सोचना है, फिर हम निकाल दिए। पिछले बार से इस बार क्या बदलाव करें? निगेटिव मार्क्स में नहीं है, क्योंकि उनको खतरा है कि निगेटिव मार्क्स अगर रहा
तो फिर 20 नंबर 22 नंबर 23 नंबर पर आ जाएंगे, 30% मार्क्स भी नहीं पूरेगा। तो ये स्थिति है बिहार की शिक्षा व्यवस्था की। और ये जो परीक्षा हो रही है, सबसे बड़ी बात है, ये मिडिल स्कूल और हाई स्कूल, मतलब 7th 8th 9th 10th 11th 12th पढ़ाने वालों की बहाली हो रही है। और अगर उसमें इस तरीके से लोग आना चयनित होना शुरू हुआ, फिर क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। न निगेटिव मार्क्स, सारे ऑब्जेक्टिव, भाषा की परीक्षा 30 नंबर में, 100 नंबर से घटाकर 30 नंबर पर कर दिया है। मतलब क्यों? विद्यार्थी को दिक्कत होगा परीक्षा देने के लिए 2 पाली में। तो आप शिक्षक का चयन करने जा रहे हैं कि आप कूली का चयन करने जा रहे हैं? छात्र की सुविधा आपको देखनी है, या जिन छात्रों को पढ़ाने जाना है उनकी मनोस्थिति को समझना है कि उनको पढ़ाने वाले लोग कैसे चयन करके जा रहे हैं? परीक्षा देने वाले की सुविधा आप देख रहे हैं, उनको एक दिन में हम परीक्षा ले लेंगे, लेकिन वो जो परीक्षा पास करके जिसको पढ़ाने जा रहे हैं, उसको पढ़ाने योग्य ये शिक्षक जा रहे हैं कि नहीं, इसका पैमाना कौन नापेगा? इसके पैमाने पर कौन खड़े उतर रहे हैं, ये कौन अध्ययन करेगा? बड़ा सवाल है। और इन्हीं सब सवालों के बीच जो बात चुभ रही है, वो चुभ ये रही है कि पहले फेज में भी जो शिक्षक आए हैं, बहुत बड़ा उससे क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि संख्या बल आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें, जो चीजें होनी चाहिए थी, वो चीजें दूर दूर तक दिख नहीं रही है। और उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ कि बिहार के जितने भी बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल थे, GAV, DPS, कई तरह के, हर जिला में 5-7 अच्छे स्कूल थे, 10 अनुमंडल स्तर पर अच्छे स्कूल थे, वहाँ के सारे शिक्षक सरकारी स्कूल में आ गए, जहाँ न पढ़ाने की व्यवस्था है, न बैठने की व्यवस्था है, न इंफ्रास्ट्रक्चर है। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर था, पढ़ाने की व्यवस्था थी, जहाँ बिहार का सम्मान जिन स्कूलों में पढ़ने की वजह से बच रहा था, वो सारे के सारे स्कूल ध्वस्त हो गए। मतलब इस नीतीश कुमार की इस पॉलिसी की वजह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से ध्वस्त हुई, इसका कल्पना शायद आप नहीं कर रहे हो। एक आधार बचा हुआ था कि प्राइवेट वाले जो DAV, DPS, संघ सरस्वती शिशु मंदिर, बहुत सारे ऐसे, और आपको क्रिश्चियन स्कूल को छोड़ दे, कुछ क्रिश्चियन स्कूल के लोग आए हैं जो उस तरीके से नन है, वो वही टिके हैं, बाकी सब लोग वहां से निकल चुके हैं। तो एक जो आधार बचा के रखा हुआ था बिहार के एजुकेशन सिस्टम को CBSE के माध्यम से, उसको भी इन्होंने ध्वस्त कर दिया। 40,000 से अधिक प्राइवेट स्कूल के टीचर इधर बहाल हुए हैं, वो किनको पढ़ाएंगे आप समझ जाइए। तो वो भी ध्वस्त और सरकारी स्कूल भी ध्वस्त, मतलब पूरा जो है ना एकदम नींव पोत के बराबर कर दिया। चलिए चलते चलते जरा सुन लीजिए अतुल प्रसाद जी क्या कह रहे हैं, सुनिए और मनन कीजिए और अपने आप पर सोचिए कि हमारे पुरखों ने जो बिहार सौंपा था, ऑक्सफोर्ड, पूर्व का ऑक्सफोर्ड आज कहाँ है? वो प्राइमरी स्कूल, वो हाई स्कूल, वो मिडिल स्कूल, जहाँ से बच्चे पढ़कर IIT, IIM और मेडिकल में जाते थे, वो स्कूल अब कहाँ रहा है? ना अब हम UPSC में है, ना BPSC में है, ना मास्टर भी बनने की स्थिति में नहीं है। ये स्थिति है, इस हाल में पहुंचा दिया इन लोगों ने। तो इतिहास में जब याद किया जाएगा, तो एक तरफ नालंदा विश्वविद्यालय, संयोग देखिए ना, एक ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया और दूसरे नालंदा के रहने वाले नीतीश कुमार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तौर पे ध्वस्त ही नहीं किया, उसके ताबूत पर आखिरी किल ठोक दिया। में जो भी अभ्यर्थियों को भी समस्याएं हुई, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ सुधार और कुछ परिवर्तन किए हैं। इसमें पहला सुधार तो ये हुआ कि जो परीक्षा 2 दिन हो रही थी पहले, उस परीक्षा को हम लोगों ने एक ही दिन कर दिया, ताकि लोगों को अनावश्यक एक दिन नाइट हॉल्ट यहाँ न करना पड़े। काफ़ी लोगों को पिछले बार कठिनाई हुई थी इसके कारण से।
तो एक ही इनकी परीक्षा हम लोगों ने बना दिया है। इसीलिए हम लोगों ने वो जो क्वालिफाइंग वाला जो क्वेश्चन है वो घटा करके उसको हम लोगों को 30 कर दिया है और 30 इसी में जोड़ दिया है। मतलब अब टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे 150, जिसमें से 30 रहेंगे क्वालिफाइंग नेचर के और भाग 1 होगा, भाग 2 होगा वही फिर से 40 और 80 का जैसे पिछले बार था। और इस परिवर्तन से एक और हम लोगों ने परिवर्तन किया है कि 2.5 घंटे की तो खैर परीक्षा होगी, लेकिन जो टाई ब्रेकर जो इस बार हम लोगों ने देखा कि टाई ब्रेकर में हमें कुल प्राप्तांक जब एक समान हो जाते हैं तो टाई ब्रेकर हम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ हमारा था और उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम था। तो इस बार हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है और टाई ब्रेकर इस तरह से रहेगा कि चूंकि भाषा वाला तो 30 नंबर वैसे भी क्वालिफाइंग नेचर का मेधा में नहीं जुट रहा है, इसलिए टोटल फुल मार्क्स तो 120 नंबर ही होंगे जो भाग 2 और भाग 3 को जोड़ करके होगा। उसके बाद जब इसमें जब टाई हो जाएगा तो फिर हम मेन पेपर का जो प्राप्तांक होगा भाग 3 का जो होगा उसका जिसका ज्यादा होगा उससे हम वो टाई ब्रेकर बनाएंगे और अगर वो भी अगर बराबर हो गया तो फिर दूसरा टाई ब्रेकर फिर बनेगा जो भाषा जो क्वालिफाइंग नेचर का है उसमें जिसको ज्यादा नंबर आएगा वो सेकंड टाई ब्रेकर पॉइंट बनेगा और उसके बाद फिर तब डेट ऑफ बर्थ और तब फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम। तो इससे क्या होगा कि मेधा को हम लोग ज्यादा मतलब तरजीह दे रहे हैं, ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसके अलावा जो क्वालिफाइंग का जो 30% जैसे उसका पास मार्क्स रहेगा वो यथावत रहेगा और विद इन दैट 30 जो है क्वेश्चन जो होगा उसके अंदर 8 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो अंग्रेजी के रहेंगे और 22 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे। ये पहले वाले उसी 30 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन जो रहेंगे वो अंग्रेजी के रहेंगे और 22 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे। टोटल 30 का रहेगा लेकिन और 9 नंबर उसमें क्वालिफाइंग रहेगा उसका। उसके अलावा जो जीएस का और जो फिर मेन पेपर का जो 40 और 80 क्वेश्चन रहेंगे 120 वो पूर्वत मतलब पिछले बार की तरह ही टोटल पर जो जीएडी का जो मापदंड है क्वालिफाइंग कट ऑफ का वो वही रहेगा। सिलेबस का जो लॉजिक है वो वही लॉजिक इस बार भी रहेगा, मतलब कि जो एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है जो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वही पैटर्न रहेगा वही, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा रहेगा।